मैं डॉक्टर रेणु मुथुरा, लेक्चरर केमिस्ट्री, राजेश मेडिकल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। आज हम बोर के परमाणु प्रतिरूप पर आधारित हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या के बारे में पढ़ेंगे। बोर के द्वारा परमाणु का मॉडल दिया गया था और जिसमें हमने लास्ट लेक्चर्स में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और बोर कक्षा की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन के वेग आदि की गणना की थी। तो उसके बोर के मॉडल के द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कैसे की जा सकती है। हाइड्रोजन में जो स्पेक्ट्रम आता है वो एक रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। वहां पे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में अलग अलग तरंग संख्या की अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेखाओं का एक समूह बनता है। तो उसकी व्याख्या करने के लिए जो जब तक बोर का मॉडल नहीं दिया गया था उन रेखाओं के लिए एक फॉर्मूला दिया गया था, न्यू बार बराबर r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जहाँ पे r विभव नियतांक कहलाता था। और स्पेक्ट्रम अब बनता कैसे है उसके बोर के परमाणु प्रतिरूप के द्वारा हम ये समझा सकते हैं। स्पेक्ट्रम बनता कैसे है, हमने बोर का परमाणु प्रतिरूप पढ़ा। परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है जो सेंटर में होता है। इस नाभिक के चारों ऊर्जा स्तर होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो ये जैसे ये अलग अलग ऊर्जा स्तर है। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, इस प्रकार n बराबर 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, n बराबर 6। इसी प्रकार आगे कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन सबसे निम्न ऊर्जा स्तर में रहता है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसे बढ़ती है, जो सबसे निम्न वाला ऊर्जा स्तर में है वह उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, वह सबसे ज्यादा स्थायी अवस्था होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में रहता है तो उसे हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, आद्य अवस्था। ग्राउंड स्टेट। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर से एनर्जी एक्सेप्ट कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो निम्न ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन एनर्जी अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। कोई भी उच्च ऊर्जा स्तर है उन सबको हम उत्तेजित अवस्था कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। तो अब होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन जैसे ऊर्जा अवशोषित करके, जैसे पहले इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में था, ऊर्जा अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 से n बराबर 2 में भी जा सकता है, 3 में भी जा सकता है, 4, 5, 6, 7 किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर में जा सकता है। वो डिपेंड करता है ऊर्जा कितनी उसको मिल रही है। अब एक बार जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा अवस्था में चला जाता है तो वह अस्थायी हो जाता है, परमाणु अस्थायी हो जाता है। और हाइड्रोजन में तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो सारा जो स्पेक्ट्रम है उसी के कारण बनता है। वो एक इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है तो अस्थायी हो जाता है परमाणु। उसके बाद वो वापस अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करके वापस n बराबर 1 में आने की या निम्न ऊर्जा स्तर में आने की कोशिश करता है। तो जब वो उत्सर्जन करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, उसके कारण हमें उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो ये पाया गया कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में अलग अलग सीरीज में श्रेणियां होती है। कुछ रेखीय स्पेक्ट्रम होता है, पर जैसे कुछ रेखाएं एक साथ है, फिर थोड़ा गैप आगे, फिर कुछ रेखाएं एक साथ है, फिर कुछ इस प्रकार अलग अलग श्रेणियां प्राप्त होती है। तो इन श्रेणियों की समझाने के लिए बोर के एटॉमिक मॉडल के द्वारा समझाया जा सकता है। बोर ने ये सिंपल सी बात ये बताया कि इस प्रकार अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो जब वो वापस नीचे आएगा, जैसे तो 6 में इलेक्ट्रॉन 2 में भी जा सकता है, 3, 4, 5 के किसी में भी जा सकता है। तो जब वापस वो नीचे आएगा निम्न ऊर्जा स्तर में, तो 6 से 5 में आ सकता है, 6 से 4 में आ सकता है, 6 से 3 में, 6 से 2 में, 6 से 1 में आ सकता
है। इस प्रकार वो, और जब 5 में आएगा इलेक्ट्रॉन 5 से 4, 5 से 3, 5 से 2, 1 इस प्रकार जा सकता है। इस प्रकार उत्सर्जन की अलग अलग श्रेणियां बन जाती है। वो श्रेणियां जो बनती है वो है, इस प्रकार हम बता सकते हैं उनको, यदि N1 बराबर 1 हो और N2 बराबर 2, 3, 4, 5, 6 हो, इसका मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन है, जैसे 1 है, 2 से 1 में भी आ सकता है, 3 से 1 में भी आ सकता है, 4 से भी 1 में आ सकता है, 5 से 1 में आ सकता है और 6 से 1 में आ सकता है। तो यदि N1 बराबर 1 हो, N2 मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है और 2, 3, 4, 5, 6 हो, तो ये जो सीरीज बनती है ये कहलाती है लाइमन सीरीज। लाइमन श्रेणी ये होती है पराबैंगनी क्षेत्र में, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके पराबैंगनी क्षेत्र वाली रेडिएशन होती है ये। यदि N1 बराबर 2 है और N2 बराबर है 3, 4, 5, 6, 7, तो ये वाली सीरीज तो हो गई अपनी लाइमन। अब सेकंड हो गया N1 बराबर 2 वाला ये है, तो 3 से 2 में आ सकता है, 4 से 2 में आ सकता है, 5 से 2 में आ सकता है, 6 से 2 में आ सकता है। तो ये सीरीज कहलाती है बामर श्रेणी। ये दृश्य क्षेत्र में होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के दृश्य क्षेत्र में होती है। इसी प्रकार N1 बराबर 3, N2 बराबर 4, 5, 6, N1 बराबर 4, N2 बराबर 5, 6, ये नंबर हमेशा इसके ऊपर वाले हैं। N1 बराबर 5, N2 बराबर 6, 7 इस प्रकार। ये लाइनर श्रेणी, बामर श्रेणी, पार्शियल श्रेणी कहलाती है। ये अवरक्त क्षेत्र में होती है। ये ब्रैकेट श्रेणी कहलाती है, ये भी अवरक्त क्षेत्र में होती है। और ये फंड श्रेणी कहलाती है, ये भी अवरक्त क्षेत्र में होती है। ये लाइमन हो गई, ये बामर। ऐसे ही 3 में यदि कोई आता है तो वो ब्रैकेट, 4 से 3 में आएगा, 5 से 3 में आएगा और 6 से 3 में, तो ये कहलाते हैं ब्रैकेट। यदि 4 में आ रहा है तो ये गलत हो गया, लाइनर बामर पार्शियल, ये पार्शियल कहलाएगी, ये ब्रैकेट कहलाएगी। और 5 में यदि कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो फंड कहलाती है। तो इस प्रकार लाइनर श्रेणी जो बनती है उसमें बहुत सारी रेखाएं मिल गई, ऐसे बामर में बहुत सारी रेखाएं मिल गई, पार्शियल में, ब्रैकेट में, फंड में इस प्रकार बहुत सारी रेखाएं मिलती है। तो ये तो स्पेक्ट्रम क्यों प्राप्त हुआ, रेखीय स्पेक्ट्रम, इसके बारे में बता दिया। अब जो रेखाएं आ रही उनकी ऊर्जा के बारे में बात कर लेते हैं। ये ई एनर्जी दी गई है इलेक्ट्रॉन की। हाइड्रोजन में क्योंकि Z का मान 1 होता है तो हो जाएगा -2π² me4 अपॉन m²h²। यदि कोई इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में आ रहा है, N2 से उच्च ऊर्जा स्तर है उससे N1 में आ रहा है, तो जो एनर्जी जो उत्सर्जित करेगा वो E होगी, EN2 माइनस EN1। ये एनर्जी का मान होगा, तो हम इस एनर्जी का मान रख लेते हैं। EN2 मतलब M की जगह N2 रखना है, माइनस 2π² me4 अपॉन N2² h² माइनस
ये माइनस है एक तो, और एक इसके आगे का माइनस ये प्लस हो गया 2 पाई स्क्वायर me4 अपॉन n1 स्क्वायर h स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर me4 अपॉन h स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये पॉजिटिव हमने पहले ले लिया 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। E इक्वल्स टू क्या होता है h न्यू, यदि एनर्जी की बात करें जो होती है E इक्वल्स टू h न्यू, तो h न्यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर me4 अपॉन h स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, और न्यू की जगह रख सकते हैं c अपॉन लैम्बडा इज इक्वल्स टू पूरा वापस ये आ जाएगा और 1 अपॉन लैम्बडा हम निकालेंगे यहाँ से 1 अपॉन लैम्बडा, जो कि जिसे कि न्यू बार कहते हैं, और एच सी उधर डिवाइड में चल जाएगा तो बन जाएगा 2 पाई स्क्वायर me4 अपॉन h क्यूब c अपॉन 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। यहाँ पे ये सब कुछ कांस्टेंट है, 2 पाई स्क्वायर me4 अपॉन h क्यूब c, इन कांस्टेंट की वैल्यू रखने पे हमको मिलता है न्यू बार इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसे r से शो करते हैं 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। r यहाँ पे रिटबर्ग नियतांक कहलाता है, जिसकी वैल्यू आती है 109 637 सेंटीमीटर इनवर्स आती है। ये जो रिटबर्ग नियतांक की वैल्यू हमने थ्योरेटिकली निकाली है, ये वैल्यू वास्तव में जो एक्सपेरिमेंट से प्राप्त जो होती है वो भी लगभग इसी के आसपास होती है। तो इसका मतलब कि बोर के परमाणु प्रतिरूप द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ये व्याख्या की जा सकती है। यहाँ पे न्यू बार है, ये तरंग संख्या कहलाता है, न्यू बार ये 1 अपॉन लैम्बडा के बराबर होता है और ये तरंग संख्या कहलाता है। और यहाँ पे वापस उन्हीं सारी सीरीज को हम इससे प्राप्त कर सकते हैं, n1 बराबर 1 रखो, n2 बराबर 2 3 4 5 6 रखो, तो लाइनल सीरीज आ जाएगी। ऐसे ही वामन सीरीज के लिए n1 बराबर 2, n2 के लिए 3 4 5 6। इसी प्रकार हम पांचों सीरीज के लिए वेव नंबर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार बोर के परमाणु प्रतिरूप द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की गई। तो थैंक यू।